नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सबका चौकीदार और आप सब सुन रहे हो चौकीदार का पहचाननामा। चौकीदार का पहचाननामा भ्रमण ध्वनि पर लाया गया एक प्रतीकात्मक सामाजिक मंच है, जहां पर समाज की अनेक हस्तियों के साथ विचार साझा किया जाता है। उन विचारों से जो सरोकार बनता है उसे कहते हैं सामाजिक तरक्की का नया नजरिया। तो आइए आज इस मंच पर सामाजिक तरक्की का नया दृष्टिकोण लिए एक हस्ती से आप सबको रूबरू करवाता हूं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, फिर भी परंपरावश उनका परिचय कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने मैं चौकीदार रखना चाहता हूं। आपका नाम है श्रीमती प्रभा पाल, संतोष कुमार पाल की पत्नी। आपके पतिदेव एचडीएफसी बैंक झांसी में कार्यरत हैं और पति से पहले आपका परिचय कुछ इस प्रकार है कि आप उत्तर प्रदेश में कार्यरत डिप्टी जेलर माननीय बंशीधर पाल की इकलौती कन्या हैं। आपका शिक्षा दीक्षा उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में हुआ। आप बीएससी साइंस के बाद एमए हुई। 2010 में आपका विवाह संतोष जी के साथ होता है। 2 बच्चों की मां सुभी और प्रभांश को लिए समाज सेवा के लिए निकलती हैं। अनेक सामाजिक संस्थाओं में काम करते अनुभव बटोरते आप एक राजनीतिक दल में दाखिला लेती हैं और वो दल भारतीय राजनीति के आजाद भारत का सबसे मजबूत और बड़ा दल माना जाता रहा दशकों तक। नाम है कांग्रेस। कांग्रेस की आप महिला विंग की उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हैं। साथ ही साथ आप महिला विंग की कांग्रेस की बुंदेलखंड की प्रभारी भी हैं। जोरदार तरीके से समाज राजनीति को आप अपने माध्यम से जनता को जगाने का काम करती आई हैं। अब तक चौकीदार के संज्ञान में आया है कि आप राष्ट्रीय धनगर महासभा, लोक माता अहिल्या देवी यूथ ब्रिगेड और तमाम संस्थाओं में आपने काम किया है। आइए उनसे रूबरू होते हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक आपने कितनी संस्थाओं में काम किया है। पहला यही सवाल चौकीदार से श्रीमती प्रभा पाल जी के हवाले। प्रभा जी, नमस्कार भैया। आपका चौकीदार नामा में स्वागत है। जरा तेवर तल्ख होने चाहिए और आवाज में धनगर की बेटी का एहसास भी होना चाहिए समाज को। जी भैया, बिल्कुल आदेश करें। तो आप कितनी संस्थाओं में काम किया और आपका पहला पड़ाव, पहला कदम किस संस्था में पड़ा? मैं संस्था में जुड़ने से पहले भैया अपना जो समाज सेवा की तरफ रुझान कैसे हुआ या राजनीति की तरफ रुझान कैसे हुआ, उसमें भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगी। मेरे पापा चूँकि जेलर रहे हैं और उन्होंने समाज सेवा बहुत अच्छे से करी है, तो ये मेरे ब्लड में है। आवाज धीमी है, तेज करिए। जी, मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पापा चूँकि जेलर रहे हैं और समाज सेवा उन्होंने बहुत करी है। पुलिस डिपार्टमेंट में रहते हुए ही उन्होंने समाज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। तो समाज सेवा मेरे ब्लड में है, मेरे खून में है। और जब मैं बीएससी कर रही थी तो 2000 में मैंने अपने कॉलेज का उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं निर्विरोध जीत हासिल करी थी मैंने। वो कॉलेज कौन सा था और वो किस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत था? जी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय लगता है हमारा झांसी में, और कॉलेज का नाम है बिपिन बिहारी डिग्री कॉलेज। जी, बिपिन बिहारी डिग्री कॉलेज, जो कि जहाँ पे ओबीसी को और पाल समाज को कोई ज्यादा वेटेज नहीं मिलता, उस कॉलेज से मैंने उपाध्यक्ष का पद हासिल किया। और मुझे वहीं से एक लाइन मिली कि मैं
समाज के लिए कुछ करूं, क्योंकि मेरे टाइम में उस समय लड़कियों को, पाल समाज की लड़कियां हाई स्कूल करते करते शादी कर दी जाती थी। लेकिन चूंकि मैं सिंगल चाइल्ड रही हूँ, अकेली संतान रही हूँ, तो मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया और उन्होंने ये कभी महसूस नहीं किया कि मेरी बेटी है या बेटा। इसमें पिताजी श्रीमान बंशीधर पाल का योगदान था या माताजी श्रीमती सत्यवती देवी का भी योगदान था आपको इस शिखर तक पहुंचाने में? दोनों का। मेरी माँ अशिक्षित है और उनका ये सपना था कि मेरी बेटी पढ़ाई में जो सबसे अच्छी पढ़ाई होती हो उसको हासिल करे। मतलब कि उस समय साइंस आर्ट का बड़ा क्रेज रहता था और मैंने जो साइंस ली थी वो अपनी माँ की मेहनत से ही ली थी। मेरे माँ ने कहा था कि नहीं, ऐसी पढ़ाई करेगी मेरी लड़की जो हमारे परिवार में किसी ने ना करी। तो मेरे लिए मेरे पिता का मार्गदर्शन और मेरी माँ का पीछे से बैक सपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो हमेशा मेरे ऊपर रहा है और आज भी मेरे पिता मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते। आपको रोकना चाहूँगा, माफ़ करिएगा प्रभा जी, मैं आपके गांव आपको लेकर के जाना चाहता हूँ। बचपन के दिनों की कुछ यादें आपने अपने मन मस्तिष्क में समेटी है। आपकी विधानसभा कालपी के अंतर्गत जालौन जिले में जो बदीना आपका गांव है, वहाँ बचपन में आपका आना जाना था या पिता के साथ ही दिन बीत रहे थे? क्योंकि पापा गवर्नमेंट जॉब पे रहे और पुलिस डिपार्टमेंट में रहे, तो हम लोगों को बस स्कूल की जो गर्मी छुट्टियां होती थी उसी दौरान पिताजी के साथ जो 2-4 दिन की छुट्टी मिलती थी उसी में जाते थे हम लोग गाँव। तो गांव बदीना में कितने घर गडरिया थे? गडरिया के घर वहाँ पे 50-100 घर हैं अभी आपके बदीना में ही? हमारा गाँव, जी हमारा जो गाँव है भैया, वो कालपी विधानसभा का बहुत माना हुआ गांव है। जब मेरा जन्म नहीं हुआ था उस समय मेरे गांव में बिजली और पानी दोनों थी। अच्छा, मतलब जी सन 81 में उस गांव में कालपी विधानसभा का बहुत ही अच्छा गांव माना जाता है। मतलब जालौन जिले का यह विकसित गांव था? जी बिल्कुल बिल्कुल विकसित गांव है, अभी भी है। अच्छा, तो ये हमारे यहाँ अभी डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज है। उस समय भी तो मेरे टाइम में हाई स्कूल था। गांव में भी आपके डिग्री कॉलेज है? जी मेरे गांव में डिग्री कॉलेज है। तो मैडम, गडरिया समाज के कितने लाल आपके बचपन के दिनों में आपके पिता के जैसे मुकाम पर थे? जी भैया, बचपन के दिनों में आपके पिता के जैसे स्थान पर और कितने पालों के लाल? मेरे 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 अपने घर में ही मेरे तीनों चाचा पुलिस में हैं। मेरे पापा ने सबको अच्छी जगह अच्छी कोचिंग करवाई और पढ़ाया लिखाया। मेरे पापा ने पढ़ाई को हमेशा वेटेज दिया है। मेरे तीनों चाचा पुलिस में हैं। चाचा के बच्चे पुलिस में हैं। मेरे मामा जी पुलिस में है, मेरी मामी जी पुलिस में। तो क्या भेड़ आपके गांव में थी? जी हमारे गांव में सामाजिक तौर से देखा जाए तो हम लोगों की फैमिली काफी ठीक रही है और समाज को वर्चस्व किया है। मेरे बाबा जो है वो चौधरी रहे, मतलब जो पंचायत वगैरह में 5 सरपंच हुआ करते। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ प्रभा जी, क्या भेड़ें आपके गांव में उस बचपन के दिनों में थी? जी मेरे अपने घर में लगभग 100-125 भेड़ थी। और आज आपके गांव बदीना में भेड़ें हैं? अब नहीं है भाई साहब। एक्चुअल में सारे लोग जॉब पे आ गए हैं और सभी लोग बाहर निकल गए हैं। समाज और राजनीति को अच्छी तरह से समझने वाली श्रीमती प्रभा जी क्या चौकीदार को ये बताएंगी कि भेड़ें समाज के उत्थान में एक माध्यम है या समाज को सामाजिक या आर्थिक या किन दृष्टिकोण में समाज को निरंतर प्रगति नहीं दे रही हैं या दे रही हैं? क्या आपका विचार है? भैया मेरा एक मानना है कि हमें अपना मूल, अपनी जड़ें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे घर में दिक्कत ये हो गई कि लोग कम पड़ गए
अदरवाइज जो हमारे घर में जो हमारी पशुधन था हमारा, जी उस पशुधन ने ही हमारे पापा को पढ़ने में मजबूती प्रदान करी। जब हमारे पापा पढ़ गए तो उन्होंने अपने भाइयों को पढ़ाया और उनको सेटल्ड कराया। जी हम लोग जो आज के परिवेश में देखते हैं ना, ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो, और कोई चला जाता है बाहर टिकिया बतासे का काम करने, कुछ करने। अपने समाज में ये चीजें हैं, मतलब हमारा समाज संपन्न नहीं है। तो मुझे ये लगता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और बाकी समाज के लोगों की मर्जी है कि हम जो दूसरों के धंधे चुरा रहे हैं, अगर हम अपनी ही अगर हम 5 भेड़ रख लें, ठीक है, अगर हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, उस कंडीशन में बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम पीछे चले जाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम दूसरों का जो व्यवसाय चुरा रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम अपने व्यवसाय को बिल्ड करें और हम अपनी पहचान को बना के रखें। सही कहा प्रभा जी, आपने सही कहा। चौकीदार ने किसी एक और अपने अतिथि से पूछा था कि भेड़ें तरक्की में क्या मील का पत्थर हैं, तो उन्होंने भी कहा था कि भेड़ें तरक्की में मील का पत्थर हैं। सिर्फ एक ही बकरी या एक ही भेड़ से परिवार के एक बच्चे का लालन पालन, शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भी हो सकती है, साल भर में सिर्फ एक बकरी या एक भेड़ दरवाजे पर हो तो। बिल्कुल भैया, मेरा मानना है कि बकरी से ज्यादा बेनिफिशियल भेड़ है। जी आपको जानकारी होगी, मेरे तो घर में रही है, मैं बचपन में ही देखा, वो हालांकि बहुत छोटे पे देखा, लेकिन मुझे याद है कि भेड़ से ना कि आप दूध बना सकते हैं, दूध के साथ साथ हमारे जो भेड़ का दूध होता है, वो ऊँट के बाद सबसे गाढ़ा दूध भेड़ का होता है जी। तो आप उस दूध से खोया बना सकते हैं। पहली चीज दूध, दूसरा खोया, तीसरा भेड़ की ऊन। भेड़ की ऊन जो है वो बहुत सी जगह से काम आती है। पहले ही हमारे घरों से कंबल वगैरह के लिए ले जाई जाती थी। जी 3 चीजें ये हो गई। चौथी चीज, भेड़ साल में 2 बार बच्चे देती है। जी एक बार देती है और 2 बच्चे देती है। जी। आप समझ लीजिए कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप 5 भेड़ रख दीजिए और उससे ही आप अपने परिवार का, एक परिवार का मियाँ बीवी बच्चे, आराम से आप उससे सर्वाइव कर सकते हैं, अगर आप उसी को कंटिन्यू करते रहें कायदे से। तो प्रभा जी, आप सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर काफ़ी अच्छा भाष्य करती हैं। चौकीदार आपके हवाले से ये सुनना चाहते हैं कि समाज में, ये पाल समाज की बात, गड़रिया समाज बिरादरी की बात नहीं, अन्य समाज की भी बात कर रहे हैं। समाज में एक होते हैं ब्राह्मण देवता, वो पूजे जाते हैं, और एक होते हैं ठाकुर देवता, राजपूत देवता, वो पूजे जाते हैं। जब कभी सीमा पर लड़ाई होती थी तो वो सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए वो लोग लड़ते थे। और एक होते हैं धनगर देवता, और धनगर देवता जो है पूजा कम लेते हैं, आशीर्वाद ज्यादा देते हैं, और वो पूजा भी लेते हैं, वो भी ठकुराइन के हाथ से। अपनी भेड़ों को जिस दिन ठाकुर के खेत में रखते हैं तो ठकुराइन के घर से जाके आगी से लेकर के खाना बनाने का हर नमक तक सारा कुछ ठाकुर का होता है। और रात भर विश्राम करके दूधो नहाओ पूतो फलों का आशीर्वाद देके ठकुराइन को जब लौट आते हैं तो 3 महीने बाद जब फसल होती है तो ठकुराइन का जो घर आंगन है वो फसल से भर जाता है। ब्राह्मण देवता का सत्यनारायण भगवान की कथा कराने से भी आशीर्वाद उतना बढ़िया नहीं मिल पाता प्रत्यक्ष रूप से, जितना कि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से धनगर देवता का आशीर्वाद मिलता है। तो क्या इन्हें भारत की सबसे ज्यादा कम पूजा लेने वाली और ज्यादा आशीर्वाद देने वाली जाति की कैटेगरी में धनगर बिरादरी को आप रखती हैं या नहीं? बहुत बड़े बड़े शब्दों में उलझा दिया आपने जी। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहूंगी कि हमारा धनगर समाज या हमारा ओबीसी SC ST समाज, जी, पूरा समाज की बात कर रही हूँ मैं, स्पेशली धनगर समाज की बात नहीं कर रही हूँ। हम लोग बहुत, क्योंकि मूल निवासी कहा जाता है, हम लोग इतने सीधे और सज्जन व्यक्ति हैं कि मूल निवासी होते हुए भी जी, हमें हे दृष्टि से देखा जाता है।
जी इसके अलावा मैं आपसे और क्या कहूँ कि मेरा ही घर है और मुझे ही निकाल के बाहर कर दिया जाए, तो ये तो या तो मेरी सिधाई है या मेरी एकता में, मेरे परिवार की एकता में कमी। अच्छा, दो चीजें आप मानती हैं, एक तो एकता में कमी या फिर मेरी सिधाई। जी देखिए, मैं आपके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूँ तो मेरी अपनी विचारधारा है, ठीक है, मेरी अपनी विचारधारा ये है, बाकी दुनिया की क्या है मुझे नहीं पता जी कि आप पे राज वही कर सकता है जो आपसे ताकतवर है। जी अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप मूर्ख बन के उसको राज करने दे रहे हैं या आप उसके अगेंस्ट में खड़े होकर उससे लड़ने की हिम्मत जुटा पाओ। जी जीतना न जीतना अलग चीज है। जी महारानी लक्ष्मीबाई से झांसी से थी, वीरांगना लक्ष्मीबाई का नाम सभी सुने हैं। जी 1857 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ी, जी वो वीरगति को प्राप्त हुई, जी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने बच्चे बच्चे के दिमाग में डाल दिया कि स्वतंत्रता क्या चीज है। जी और ठीक 1947 में हम आजाद हो गए। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे समाज की जो प्रेरणा स्रोत रानी रही हैं, हमारे समाज में राजा नहीं हुए, रानी रही, जी 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 रानी रही, और आप, लड़ाई होकर हाँ, तो उनके बारे में, उनके राज शासन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी। बहुत ही, मैं तो ये बताऊं, मैं तो उनको बहुत ही मानती हूँ। जी मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को आदर्श मानती हूँ गढ़िया समाज के लिए, जी और एक गढ़िया समाज के लिए नहीं, पूरे हर समाज की महिलाओं के लिए वो आदर्श होनी चाहिए। जी क्योंकि वो महिला एक ऐसी महिलाओं को लोग कहते हैं बहुत कमजोर होती है, जी जब उनकी बात आती है तो कमजोर होती है, जब धर्म की बात आती है तो दुर्गा होती है। जी समझ में नहीं आता उनके रास्ता की क्या कॉन्टेक्ट क्या है इन लोगों का। जी जी ठीक है, एक साइड आप कहते हो कि नहीं आप बहुत कमजोर हो, एक साइड आप कहते हो कि नहीं आप दुर्गा का रूप हो, आप काली का रूप हो। जी तो न, प्रेम में तो वो राधा भी हैं, मीरा भी हैं, शक्ति में वो दुर्गा भी हैं। जी शक्ति है, दुर्गा भी है। जी तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मैं अहिल्याबाई जी की जीवनी पे आती हूँ। जो महिला जिनके पति एक्सपायर हो गए, जिनके बच्चे खत्म हो गए, आप आज की परिप्रेक्ष्य में देखिए, आज की कंडीशन में सोच के देखिए, अगर किसी महिला का पति खत्म हो जाए नॉर्मली जी और उसका बेटा भी, बच्चा भी खत्म हो जाए, जी वो महिला अपने आप को एक तरफ मरणासन स्थिति में पहुंचा देती है। जी लेकिन उस जमाने में महारानी अहिल्याबाई होलकर जी उठी, खड़ी हुई, अपना साम्राज्य संभाला, एक हाथ में शंकर भगवान की मूर्ति ले रहती है तो दूसरे हाथ में तलवार। जी आज की स्थिति नहीं हो सकती है ये? क्या आज की महिलाएं ये नहीं कर सकती? ओबीसी एससी एसटी सारे समाज से मेरा ये चीज है जी कि आज आप नहीं कर सकते हो। कई 295 हमने जयंती मनाई थी, जी इतने साल पुरानी बात भी हम आज कभी कुछ नहीं क्यों महिलाएं अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझती? इसके लिए जिम्मेदार कौन है, महिलाएं या पुरुष? दोनों। मैंने अभी आपसे कहा कि आप पे अगर कोई शासन करता है तो आप कमजोर हो, आप खड़े हो जाओगे, कुत्ता आपके पीछे भागता है, आप उसके बराबर से भागिए वो आपको और दौड़ा लेगा। आप खड़े हो जाइए और एक बार कुत्ता दीजिए, वो पीछे पलट के भाग जाएगा। मैडम, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने सामाजिक संस्थाओं में भी काम किया और अनेक आपने कार्यक्रम भी सामाजिक संस्थाओं के अटेंड किए होंगे। महिलाओं की भागीदारी वहाँ भी नगण्य रहती है, वहाँ भी नहीं आती, और आज आप राजनीति में हैं तो उसमें भी, राजनीति में भी देखता हूँ तो महिलाओं की स्थिति, जो धनगर समाज की महिलाओं की स्थिति है, नगण्य के बराबर है। बहुत कम महिलाएं आगे आ रही हैं। इसका कारण क्या मानती हैं, किस टूल को इसका कारण मानती हैं आप? क्या हमारे पास नहीं है इसलिए? महिलाओं के पीछे रहने के कारण कुछ तो मानसिकता है। जी मानसिकता ये है कि महिलाओं से कह दिया जाता है कि भाई आपके बच्चे हैं, आपका घर है, जी आपका परिवार है, आप संभालो। जी आप किसी इंसान से 10 से 6, 8 से 12 की नौकरी करवाएंगे, उसके बाद टाइम नहीं रहेगा कि वो दुनियादारी सोचे। जी ठीक है, महिलाओं की स्थिति सेम हो गई है। वो सुबह 5 बजे उठती हैं,
नाश्ता पानी खाना बच्चे पति सबका करते करते शाम जब होती है तो उन्हें 2 मिनट आराम करने का वक्त नहीं मिलता। जी तो वो समाज के बारे में क्या सोचेंगी, क्या वो अपने बारे में, जो इंसान अपने बारे में नहीं सोचता है वो समाज के बारे में क्या सोचेगी। जी और मैंने ये कहा ना, अभी आपने पूछा कि महिलाओं की तो भागीदारी में आप किसको पीछे मतलब महिलाएं जो पीछे हैं उसमें आप किसको जिम्मेदार मानती हैं। जी मैंने कहा दोनों को इसलिए कहा क्योंकि महिलाएं खुद नहीं खड़ी होती हैं इसलिए वो जिम्मेदार है, और पुरुष इसलिए जिम्मेदार है कि वो खड़ा नहीं करना चाहते। जी अगर जो जिम्मेदारी में हमें पूरी तरह से ये कह दिया आपका घर आप संभालो, जी क्योंकि घर आपका नहीं है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो हमें अपने लिए टाइम मिल जाएगा। जी, मतलब घर आपका अकेले महिलाओं का नहीं, घर दोनों का है। दोनों का है। और जो पुरुष महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को आगे उठाने की बात करते हैं, उनमें 90% नेताओं को चैलेंज करती हूँ, 90% नेताओं को, कि वो अपनी महिलाओं को लेके आ जाए समाज में। बिल्कुल महिलाओं की जो कमी दिख रही है ना वो आसमान छुएगी। कोई भी महिला हो, कोई भी पुरुष हो, कोई भी नेता हो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, अगर वो अपनी पत्नी या अपनी बेटी को लेके आने लगा मीटिंग में, तो आप देखिए जो हमारी 50% की चल रही है ना महिलाओं की, जी मतलब महिलाओं की उपस्थिति 50% मानी जाती है, जी वो 100% नजर आएगी। प्रभा जी आप मेरे अगले सवाल का भी जवाब दें। राजनीतिक दलों का क्या काम है समाज में, और सामाजिक संस्थाओं का क्या काम है समाज में? अगर प्रभा पाल जी बांटें तो सामाजिक संस्थाओं को क्या काम देंगी और राजनीतिक दलों को क्या काम देंगी समाज में? देखिए भैया, ये तो बड़ा वैसा आपने क्वेश्चन कर दिया जी डिप्लोमेटिक टाइप का, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सामाजिक संगठन है जी एक्चुअल में, जैसे हमारे अपने समाज में देख लीजिए, तो मुझे रिपोर्ट कहीं से आई थी कि दिल्ली में 17 संगठन अपने खुद के समाज के हैं। जी दिल्ली में, यानी कि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पे कितने हैं आई डोंट नो। तो जो संगठन बनाने से कुछ नहीं होता, एक्चुअल में संगठन का जो काम है, चाहे वो किसी भी समाज के हो, चाहे वो फ्रीडम वाले हो या NGO टाइप के हैं, एक्चुअल में जो उनके काम है वो उनको करने। जी अभी क्या होता है कि राजनीतिक दल अपने अपने संगठनों को पीछे से सपोर्ट करने लगते हैं। जी ये सेना, वो सेना, ये संगठन, ये राजनीति और संगठन आपस में मिल गए। जी तो पहली बात तो अलग होना चाहिए। वाह क्या बात है। हाँ, ये नहीं कि हमने बीजेपी के 15 संगठन बना लिए, बैक सपोर्ट इनका चल रहा है, जी ये नहीं। जो संगठन का काम है एक्चुअल में वो जमीन पे उतर के काम करें, फिर वो कंडीशन रखें कि अगर हमारे समाज को, महिलाओं का संगठन है तो हमारी महिलाओं को, ऐसी समाज का संगठन है तो हमारे ऐसी समाज को अगर आप वरीयता नहीं देंगे तो हम किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करेंगे। मतलब दल के दलदल में सामाजिक संस्थाओं को नहीं फंसना चाहिए। नहीं फंसना चाहिए, बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए, वो अपनी बेटे खत्म कर देते हैं। जी, संसाधन खड़े करना किसका काम है? जी, समाज के लिए संसाधन खड़ा करना किसका काम है, सामाजिक संस्थाओं का या राजनीतिक दलों का? सामाजिक संस्थाओं का। लेकिन राजनीतिक जैसे NGO होते हैं, अंडर गवर्नमेंट होते हैं लेकिन गवर्नमेंट के नहीं होते, लेकिन जो NGO है वो एक्चुअल में अपना काम करे ना। अभी कानपुर की आपने घटना देखी, जी बाल गृह में महिलाओं के साथ अत्याचार, इसमें इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जी संगठन का प्रमुख लेगा ना। जी फिर क्यों नहीं लेते ये जिम्मेदारी संगठन? ये लोग पैसा कमाने के लिए क्यों बनाए हैं? जी एक्चुअल जो काम है वो क्यों नहीं करते? जी एक्चुअल जो काम है अगर वो करेंगे तो गवर्नमेंट को ये ऑर्गेनाइज करेंगे, गवर्नमेंट इनको नहीं ऑर्गेनाइज करेगी। मैडम, धनगर समाज, गडरिया समाज, पाल समाज, बघेल समाज की सबसे विश्वसनीय और बढ़िया संस्था कौन सी है आपकी नज़र में जो देश में काम कर रही है? सॉरी, नो कमेंट फॉर दिस, बिकॉज हर संगठन अपने आप में अच्छा है, हर संगठन अपने आप में बुरा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। कौन सा सामाजिक नेता बढ़िया काम कर रहा है वो तो बताएं। सभी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि अगर पार्टी से बॉन्ड नहीं होती, ठीक है, तो मैं आपको इस चीज का बता सकती थी कौन सा नेता किसी बीजेपी में भी हो सकते हैं, कांग्रेस में भी। मैं राजनीतिक दलों की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि सामाजिक संस्थाएं, कौन से ऐसे सामाजिक नेता हैं जिनका
प्रभाव पूरे प्रदेश पर हो और जिनके साथ काम करने में आपको आनंद आता हो, सामाजिक रूप से अगर काम करना हो तो? एक्चुअल में भैया मैं ये बोलना चाहूंगी कि इस समय जितने भी संगठन हैं, मुझे लगता है मतलब मैं जितने संगठनों को जानते तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी पार्टी में बैक सपोर्ट करती हूँ जी। मैं अपनी ही बात कर लूँ, ठीक है, मैं आपको 2-3 संगठन बताए जी। मैं 3 संगठन बताए। कौन कौन से? राष्ट्रीय धनगर महासभा, ठीक है, वो इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट करता है, इसलिए मैं नहीं कह सकती कि उसके लीडर अच्छे हैं जी। अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई होलकर यूथ ब्रिगेड भारत जी, ठीक है, वो उसके जो प्रमुख हैं वो कांग्रेसी हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, क्योंकि फिर वहीं पे पार्टीबाजी आ जाएगी जी। मैं तो यही कहूंगी कि मेरे जो राष्ट्रीय प्रमुख हैं वही सबसे अच्छे लीडर हैं, क्योंकि मैं उस संगठन में हूँ, मेरे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जी। तो मैं तो उनकी तारीफ करूंगी, इसलिए इस टॉपिक पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। राजनीतिक चेहरों की बात करें तो गडरिया समाज, बघेल समाज, धनगर समाज, पाल समाज के कौन से ऐसे राजनीतिक चेहरे प्रभाव पाल जी को दिखाई देते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हों कि इनके जैसा राजनीतिक नेता बनना चाहिए, समाज के बीच का व्यक्ति? समाज में भैया कई लोग अभी जो मुझे लगते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं और ये लोग आगे जिंदगी में समाज को शायद कोई नई दिशा दे पाए, तो लेकिन फिर वही बात आ जाएगी पार्टीबाजी की। लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ कुछ नाम हैं, अगर इन्हें पार्टियों से हटा दिया जाए, ठीक है, तो ये लोग काम कर रहे हैं और ये लोग एक दिशा दे सकते हैं। महादेव जानकर जी हैं आपके महाराष्ट्र में जी, लेकिन वो भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं जी। हमारी कांग्रेस में देखा जाए तो सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जितेंद्र बघेल जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रेम नारायण सिंह पाल जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। आरएसपी के एक और लीडर है डॉक्टर अंशुमन पाल जी, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चेहरे हैं कुछ, इनको अगर प्रॉपर टाइम या गाइडेंस या वेटेज मिला तो ये समाज की एक नई मुहिम। और हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ महिला शक्ति संपत पाल जी, पूजा पाल जी, ठीक है, मैं इनको, और हमारी पूर्व सांसद रही सारिका बघेल जी, इन लोग, ये जो कुछ चेहरे हैं जी, प्रतिभा अटल पाल जी, प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस की, मैं इन चेहरों को नहीं इग्नोर कर सकती हूँ। ये चेहरे ऐसे चेहरे हैं जो अगर इनको आगडोर दी जाए समाज की और इनके गाइडेंस में समाज चलना पसंद करे, ये समाज की अपनी इंडिविजुअल पहचान है। राकेश पाल जी हमारे यहाँ पूर्व जिला अध्यक्ष सपा में लोहियावानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये ऐसे चेहरे हैं जिनको अगर समाज का सपोर्ट मिलता है तो अच्छा काम करेगा, समाज को अच्छी दिशा मिलेगी। मेरे ख्याल से बहुत से नाम हो सकते हैं छूट गए हैं जी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी, हो सकता है क्योंकि अब इंटरव्यू के टाइम पे नई दिमाग में आता है, तो कुछ लोगों के नाम दिमाग में नहीं आते हैं। मैडम, नाम छूट गए हो, आपको रोकना चाहूंगा। गडरिया समाज की, गडरिया माँ की कोख से पैदा होने वाला ऐसा कोई राजनीतिक दल जो आपके ध्यान में आ रहा हो, जो पूरे देश में गडरिया बिरादरी की राजनीति में झंडा गाड़ रहा हो, जिसके बैनर तले लोग इकट्ठा होकर के राजनीतिक विरासत बना सकते हैं पाल समाज की अन्य समाज के बीच, वो दल का नाम बताएं। सॉरी आप प्लीज, क्योंकि ये प्योर पॉलिटिकल हो जाएगा और इसमें सामाजिक चीजें कट जाएंगी, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी। आप इस तरह से किसी के नाम ना लें, क्योंकि अगर ये आपने इसको फेसबुक, व्हाट्सएप या मैडम चला दिया, मैडम सब जगह चलेगा, कहीं नहीं ये रुकेगा, इसमें कोई काट छाट नहीं। मैडम, कंठ और कंठी दो शब्द हैं मेरे, कंठ और कंठी। कंठी उतारी जा सकती है मौके दर मौके, गले में पड़ी हो तो, लेकिन कंठ नहीं बदला जा सकता। तो आप अगर कंठ देना हो तो किस दल को देंगी? कंठी किसी की भी हो गले में, या बेहतर जो दल हो उसको कंठ देना हो तो किसे देंगे? सुनिए, मैंने अभी कांग्रेस में ही देखा है, सिर्फ और सिर्फ
जिसमें पाल समाज की भागीदारी नीचे तबके से लेके ऊपर तबके तक है। चाहे आपका जिला अध्यक्ष रहा हो, चाहे आपका प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, चाहे जिला सचिव रहा हो, चाहे प्रदेश सचिव रहे हो, चाहे राष्ट्रीय सचिव रहे हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप नीचे से ऊपर तक कंगाल के देख लीजिए, कांग्रेस ने पाल समाज को बहुत वेटेज दी। मैडम मेरा कंठी तो आपके गले में है कांग्रेस की, तो नहीं, इसीलिए मैं कोई क्या नहीं करना क्या चाहती। कंठ भी कांग्रेस का है या कंठ समय समय पर बदलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उन नेताओं में से बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने पार्टी, आपको पता है, मैंने समाज सेवा 2000 से शुरू की थी और पार्टी मैंने अभी 3-4 साल पहले ज्वाइन करी है। इतना समय लेने के बाद इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी कि मैंने पूरी पार्टियों में देख लिया कि मेरे समाज की वेटेज कहाँ है, हमारे समाज को तवज्जो मिल रहा है या नहीं, या सिर्फ पद देके झुंझुना पकड़ा दिया जा रहा है। कांग्रेस को लेके राजनीति में दल का नाम नहीं लूंगी जी, किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन सांसद विधायक बनने के बाद भी अगर कोई अपना डिसीजन ना ले पाए, ऐसे संगठन में मैं काम करना पसंद नहीं करूंगी। मैडम मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि भारतीय राजनीति में आपका दल कब लौटेगा मुख्य धारा में? 2022 में देखिए। अच्छा, आप आशान्वित हैं कि 2022 में आपका दल भारतीय राजनीति की मुख्य धारा में लौटेगा? बिल्कुल, 22 में उत्तर प्रदेश और 24 में इंडिया कवर करेंगे हम। मैडम क्या आप यह भी बता सकती हैं कि इस समय आपका प्रदेश राजनीतिक रूप से किस तरफ करवट ले रहा है? जन माध्यम जो है वो किस तरफ जा रहे हैं और समाज मन किस तरफ है? विद्रोह की तरफ है, बगावत की तरफ है या सरोकार की तरफ है, किस तरफ है? जब हमें जरूरत से ज्यादा दबाया जाता है जी, जब हमें जरूरत से ज्यादा दबाया जाता है तो हम कुछ हाल मानते हैं। एक स्प्रिंग को आप दबा के देखिए, वो एक लिमिट तक दबेगी और उसके बाद अगर थोड़ा सा भी आप चूक मारे तो उछाल मारेगी। जी, गडरिया समाज का इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी ओबीसी को भी जाग जाना चाहिए, पूरे सारे ओबीसी को। जी, इस समय बगावत की मुहिम पे है, गडरिया समाज को क्रांति लाएगा जी, उत्तर प्रदेश के अंदर। जी, जी, जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि आजकल जब हम लोग स्कूलिंग में थे, कॉलेज कर रहे थे, तो हम लोग इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन आजकल 15, 16, 17, 18 साल के बच्चे जो फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, वो कोई गडरिया आर्मी, कोई ये गडरिया, कोई वो सीधे गडरिया लिखने लगे हैं। उन्हें ये चीज शो करती है कि वो अपनी जाति से कितना प्रेम करते हैं, वो जागरूक हो रहे हैं, बस उनको एक दिशा देने की जरूरत है। जैसे भेड़ चाल चलते हैं ना लोग, कैसे ऐसी गडरिया सीधे भेड़ चाल चलते। मतलब जाति का गौरव बिरादरी में बढ़ा है, ऐसा आपका दावा है? जी 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 बिल्कुल, उस समय जागरूकता बढ़ रही है। मैडम काफी लंबी बातचीत आपसे हुई, जाते जाते एक और चौकीदार सवाल से तमाम श्रोताओं को और आपको के होठों पर भी हंसी लाना चाहते हैं, गुदगुदाना चाहते हैं। आपके पतिदेव संतोष जी, उनकी याद में डिजिटल इंडिया पर उनके दस्तावेज को बढ़ाने के लिए क्या कुछ शब्द आपके पास हैं ऐसे जो आप गुनगुना सकें, उनको समर्पित कर सकें और उसी से समस्त श्रोताओं को और गडरिया बिरादरी को भी समर्पित हो जाएगा? ऐसे कोई गीत, गजल, कविता जो हमें प्रेरणा दे सके श्रीमती प्रभा पाल के होठों से। हालांकि मेरा गला बहुत गंदा है, मैं गाना कभी नहीं गाती, मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूँ जी, लेकिन एक गाना मुझे मेरे हम सफर, मेरे प्यार, मेरे जीवन साथी के लिए, जी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी आ रही रोशनी है। संतोष जी का साथ है तो आपको क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। चौकीदार कहते हैं कि समाज का भी साथ है। प्रभा जी, आपको नहीं कोई कमी है, समाज का भी साथ है, आपको नहीं कोई कमी है। अंधेरों से तो मिल रही रोशनी है। अंधेरे को खत्म करना और उस कवि को याद करना कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कभी रह न जाए। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं श्रीमती प्रभा जी आपसे विदा लेता हूं। राजनीतिक रूप से आप समाज की सशक्त आवाज